Hello dear learners. Today we are going to discuss about the first unit of your syllabus of SYBSC Microbiology MB212, that is Bacterial Physiology and Fermentation Technology. The first course is Enzymes. We already discussed the points that we have to cover in this unit. So today we are going to start about the detailed properties of enzyme, what are the structure, what is the concept of enzyme. So we will start today. Okay, so what do you mean by enzyme? I already told you that enzyme is nothing but a biocatalyst that can increases the rate of reaction, or it speed up the rate of reaction without being unchanged, or without big change, and it generally lowers the activation energy when the equilibrium is constant. So here you can see the diagram in that the enzymes speak. अभी एंजाइम क्या बोल रहे हैं आपको? वी आर द कैटलिस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड. अभी आपको एंजाइम की प्रॉपर्टी अगर पढ़नी तो ये डेफिनेशन बहुत आसान है, और ये जो 3-4 सेंटेंस है उसमें सब चीज़ें आ जाती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यार, जो भी लिविंग थिंग्स है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंजाइम एंड एंजाइम विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि प्रोटीन इन नेचर. एंजाइम क्या है? प्रोटीन इन नेचर. थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर स्पेसिफिक. उनका कहना है कि इन एक्शन वी आर वेरी स्पेसिफिक, रैपिड एंड एक्यूरेट. ओके. ऑल्सो एंजाइम साइज इज वेरी ह्यूज, बट it have very small active site. It is marked with pink color. Okay. Highly exploited for disease diagnosis in lab centers. अभी the last sentence or the last line says that अगर आपको कुछ वायरल प्रोटीन्स हो गए, कुछ टेस्ट परफॉर्म करने हो जिसमें एंजाइम एक्ट एज अ सम सैंपल, आपने इलाइजा एक टेस्ट है जो सम वायरसेस के लिए किया जाता है, जैसे HIV हो गया या वैरायटी ऑफ वायरसेस. इलाइजा मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे. उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हो गया या प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हो गए. वो फ्लूरोस करते तो फिर बता देते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है. तो उसके लिए डिसीज़ डायग्नोस करने के लिए भी एंजाइम्स यूज़ हो जाते हैं. तो यही लास्ट लाइन आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो एंजाइम का स्पीक आपने पढ़ लिया या सुन भी लिया अभी. उनका कहना क्या है कि वी आर द कैटलिस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, प्रोटीनस इन नेचर, वी आर वेरी स्पेसिफिक, फास्ट, एक्यूरेट, size is very big but we have very small active centers, and as well as we are useful for lab diagnosis. तो ये हो गया एंजाइम का कहना. डेफिनेशन क्या है कि एंजाइम में भी डिफाइन एज बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स. दे आर प्रोटीन इन नेचर, बट यू नो सम एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शन क्या है? RNA एक्टिंग एज अ राइबोजाइम. अभी RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड RNA जैसे एग्जाम्पल हो गया राइबोजाइम, ये भी एंजाइम की तरह वर्क करेगा, इसलिए वो एक्सेप्शन है. और अपन क्या कह रहे हैं कि दे आर प्रोटीनस इन नेचर, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन दैट RNA एक्ट एज अ राइबोजाइम, और राइबोजाइम इज फंक्शन एज अ कैटलिस्ट. तो दिस इज इट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम. ओके. नेक्स्ट we will study about some properties and some definitions. Enzymes. अभी जो बर्जेलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैटालिसिस ये टर्म डिस्कवर्ड किया था या कॉइन किया था. उसके बाद कुने जो थे उन्होंने एंजाइम का यूज़ किया था टू इंडिकेट कैटालिसिस टेकिंग प्लेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम.
आप कैटालिस्ट ये वर्ड भी यूज़ करते हो इन केमिस्ट्री। आपको पता है कैटलिस्ट एक्ट एज अ स्पीड अप रिएक्शन और स्पीड अप इन्फ्लुएंसर। वैसे ही कुने नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एंजाइम ये वर्ड यूज़ किया। और क्यों यूज़ किया? क्योंकि कैटालिसिस अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब लिविंग थिंग्स में अगर हो रहा है, तो उसे उन्होंने नाम दिया एंजाइम, और वो एंजाइम मतलब बायोकैटालिस्ट। ओके, ऐसे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने और स्टडी किया, बाद में उनको जाइमेज नाम का एंजाइम और मिक्सचर मिला जिसका काम था कि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता था। तो इस प्रकार एंजाइम्स का डिस्कवरी या उसका बैकग्राउंड है। ओके, अभी देखते हैं कि केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ तो आपने पढ़ ली। क्या है मेन प्रॉपर्टीज? जो है कि वो एक्शन स्पेसिफिक है, कैटालिस्ट है, बायोकैटालिस्ट है, उसके बाद फास्ट है, एक्यूरेट है, हैविंग एक्टिव साइट। तो अभी some chemical nature and some definitions are there. All the enzymes are invariable proteins. Okay, आपने पढ़ा कि they are proteinous in nature. उसके बाद कुछ RNA molecules भी हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और उसी का नाम है राइबोजाइम। ठीक है, साथ ही साथ एंजाइम के पास उसका खुद का टर्शरी स्ट्रक्चर है और एक स्पेसिफिक कन्फॉर्मेशन है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। द मेन एम क्या है? अगर एंजाइम है मतलब कैटालिसिस होने वाला है, और वो कैटालिसिस होने के लिए एंजाइम का खुद का स्ट्रक्चर है, उसके स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन या कन्फॉर्मेशन है। और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि कैटालिसिस करना है। कैटालिसिस क्यों करना है? क्योंकि अगर एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड देन दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अल्टीमेट एम क्या है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। सबस्ट्रेट को एंजाइम पूरा सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन होने के बाद उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी अगर कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम अगर अपने को कहना है, या उसे अपन हॉलो एंजाइम कहते हैं, जो कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम होता है वो दो चीज़ों से बनता है। एक होता है अपो एंजाइम और दूसरा होता है को एंजाइम। अभी अपो एंजाइम जो है ये प्रोटीनियस पार्ट है या प्रोटीन पार्ट है, और जो को एंजाइम होता है उसे अपन नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब क्या कि नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे कोफैक्टर मीन्स व्हाट? को स्टिमुलेटरी एक्शन या कोऑर्डिनेशन, मतलब साथ में काम करना। वैसे ही कोफैक्टर मीन्स व्हाट? अगर कोफैक्टर प्रेजेंट है तो एक्टिविटी बढ़ने वाला है। और फिर कोफैक्टर के कुछ प्रकार हैं, जैसे कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम में भी पार्ट्स आते हैं, जैसे सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज देयर, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक रहेंगे, तो उसे अपन कोएंजाइम, एंड वो हो जाएगा आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब कोएंजाइम अपो एंजाइम को कोवैलेंटली बाइंड करेगा, ठीक है, टाइटली एंड कोवैलेंटली बाइंड करेगा, तो वो जो ग्रुप बनता है उसे अपन कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम हो जाता है, और उसे हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। अभी यहाँ पे आप जो अपो एंजाइम देख रहे हो ये भी इनएक्टिव है, कोएंजाइम तो ऑलरेडी नॉन प्रोटीनस पार्ट है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं, तो उसे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप मिला के अपना एक कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम जो रेडी है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने को, और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो दिस इज नोन एज हॉलो एंजाइम, एंड these आर सम डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? अभी अपन देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप का बताया डेफिनेशन, यही पे वही लिखा है। द टर्म प्रोस्थेटिक ग्रुप इज यूज व्हेन द नॉन प्रोटीन मोइटी, नॉन प्रोटीन क्या है फिर? कोएंजाइम, दैट इज टाइटली और कोवैलेंटली बाइंड विद द अपो एंजाइम, इसे अपन बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी क्या होता है, जैसे डीएनए अपने को आइसोलेट करना है, अगर अपन फॉरेंसिक में जाते हैं, कुछ सीन हो जाता है तो डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है, या अगर आपका प्रैक्टिकल भी होता है डीएनए आइसोलेशन का, तो हम कैसे आइसोलेट करते हैं डीएनए?
वी आर यूजिंग अगार-जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हम डीएनए के बैंड देखते हैं। अगर अपने को एंजाइम सेपरेट करना है, प्रोटीन सेपरेट करना है, तो अपन क्या करेंगे फिर? तो हम लोग यूज़ करते हैं डायलिसिस, ठीक है। उससे अपने को कोएंजाइम भी सेपरेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती है। उसके बाद अगर कुछ डेफिनेशन है लाइक मोनोमरिक एंजाइम। अभी मोनोमर आपको सबको पता है, जो सिंगल सब यूनिट होगा एंजाइम का, या पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड किसकी रहेगी? अमीनो एसिड्स की। तो अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, अगर वो जो सब यूनिट है वो बना रहा होगा तो उसे कहेंगे मोनोमरिक सब यूनिट। अगर मल्टीपल है तो उसे हम कहेंगे ऑलिगोमेरिक एंजाइम, जहाँ पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स यूज होंगे। तो मोनोमरिक एंजाइम का एग्जाम्पल क्या है? राइबोन्यूक्लियस एंड ट्रिप्सिनेज। ऑलिगोमेरिक का एंजाइम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एक्सेट्रा। ऐसे ही मोर देन वन और टू एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, तो उसे हम कहते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और उसका बेस्ट एग्जांपल है पीडीएच कॉम्प्लेक्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जब ये आप इसका इन डिटेल में स्टडी करोगे तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम से बनता है, E1, E2, E3। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको मल्टी एंजाइम का एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या फैटी एसिड सिंथेज। ओके, so these are the properties, some basic concept like apoenzyme, haloenzyme, coenzyme, cofactor, prosthetic group. These are the some definitions of enzyme or related to enzyme. Okay, so we will see next slide. These are some example of coenzyme form. जैसे अगर थायमिन हो गया, थायमिन को कोएंजाइम लगता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। राइबोफ्लेविन हो गया तो उसे लगता है FAD और FAM। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ लेना ये सब चीज़ें। दीज आर फॉर योर रेफरेंस कि व्हाट आर द कोएंजाइम्स। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्टिव साइट। अभी एक्टिव साइट क्या होता है? आपको सबको पता है एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट मतलब क्या? द एक्टिव साइट और एक्टिव सेंटर ऑफ एन एंजाइम रिप्रेजेंट्स as the small region at which the substrate binds and participates in the catalysis. अभी आपको एक मेन कंसेप्ट ध्यान में रखना है। एंजाइम होगा तो उसके पास एक एक्टिव साइट रहेगी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, और उस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा। अगर वो वहाँ पे जाके बाइंड हो रहा है मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लास्ट उसका मोटो क्या है कि उसका प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करना है। फिर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? एंजाइम होगा उसके पास एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट के पास होती है बाइंडिंग साइट। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड उसका कन्वर्जन हो जाता है, सबस्ट्रेट का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है, सबस्ट्रेट सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट होना मतलब यूटिलाइज होना, और लास्टली उसका प्रोडक्ट बनना। मतलब क्या होने वाला है? A+B उसका कन्वर्जन हो जाएगा AB कॉम्प्लेक्स में, एंड लास्टली आपको C मिलने वाला है। C आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए था बनाने के बाद, तो उसे अपन कहते हैं एक्टिव साइट, जो आपको कैटालिसिस होने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है एक्टिव साइट की, वो पढ़ लेते हैं। अभी एक्टिव साइट जो प्रेजेंट होती है एंजाइम में, वो किसके कारण प्रेजेंट होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको सबको पता है एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। और वो एक्टिव साइट जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से बनती है, तो वो आपको 3D नेटिव कन्फर्मेशन देती है। अभी टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन आपको सबको पता है कि अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। तो अगर सिंगल अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी लॉन्ग चेन होगी तो उसे अपन कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। उस चेन को अगर अपन थोड़ा सा फोल्ड कर दे, ट्विस्ट कर दे, तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसको और ज़्यादा ट्विस्ट एंड फोल्ड कर देंगे तो वो हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर या कोलाइडल स्ट्रक्चर। उस प्रकार प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो एक्टिव साइट किसका पार्ट है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी एक्टिव साइट जो है वो मेनली मेडअप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। आपको सबको पता है नेचर में 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है,
और वो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में से कुछ अमीनो एसिड्स है जिससे एक्टिव साइट बनता है। तो फिर वो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मेन अमीनो एसिड जो होता है वो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्टिव साइट में अगर वो प्रेजेंट है तो वो है सीरीन। ये आपको ध्यान देना है या ध्यान में रखना है। सीरीन अमीनो एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है मोस्ट कॉमनली। और जो अदर देन सीरीन है वो कौन कौन से है? एस्पार्टेट, हिस्टिडीन, सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, टायरोसिन, दीज ऑल आर द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन एक्टिव साइट। मतलब ये जो एक्टिव साइट यहाँ पे बन रहा है वो कुछ अमीनो एसिड से बन रहा है। जनरली वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है? सीरीन। बट अदर देन सीरीन भी है 5 to 6 amino acids are there. Sorry for that. 5 to 6 amino acids are there. Okay. So एक्टिव साइट क्या है? कुछ क्लेफ्ट है। जैसे अपने जीन्स में अगर पॉकेट होता है तो मोबाइल फिट होता है, वॉलेट फिट होता है, वैसे ही एक्टिव साइट मतलब एक क्लेफ्ट है, पॉकेट है, एक स्मॉल रीजन है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट आने के बाद बाइंड होगा और उसका अल्टीमेट एम है प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना। ठीक है। और अगर एक्टिव साइट की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि वो रिजिड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो रिजिड मतलब क्या, फिक्स रहेगा तो थोड़ा सा भी सबस्ट्रेट का चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर तो वो एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाएगा। अगर वो फिट नहीं हो पाएगा तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू प्रमोट द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है। एक्टिव साइट possesses substrate binding site और कैटालिटिक साइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कैटालिसिस। ये पहले ही अपन लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आता है कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स ऑन विच सम एंजाइम्स डिपेंड आर प्रेजेंट एट द पार्ट ऑफ कैटालिटिक साइट। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में देना है कि सबस्ट्रेट मतलब ये जो है ये एक्टिव साइट पे नॉन कोवैलेंटली बाइंड होगा। नॉन कोवैलेंटली मतलब वीक इंटरैक्शंस जो होते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, आयोनिक इंटरैक्शंस, वंडर वॉल फोर्सेस, उससे वो बाइंड होगा। क्यों? आपको सबको पता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम फ्री होता है। क्यों फ्री होगा? क्योंकि सबस्ट्रेट यूज हो गया और सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो गया। अभी एंजाइम फिर से ये एक्टिव साइट एम्प्टी कर लेगा और वहाँ पे दूसरा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। अगर ये दोनों कोवैलेंटली बाइंड हो गए तो ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की यील्ड कम हो जाएगी। इसीलिए ये नॉन कोवैलेंटली लिंक होते हैं। ठीक है। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव साइट। ओके। Last, the substrate binds to the enzyme to the active site and to form enzyme substrate complex and the product P is released after the catalysis and the enzyme is available for reuse, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। We discuss the first point of your syllabus enzyme और उसमें का भी फर्स्ट पॉइंट जो है वो सब पॉइंट ये स्लाइड या इस लेक्चर में कवर किए गए। नेक्स्ट लेक्चर में आपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स दैट इज़ एज पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद अपने को कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं एंड लास्टली कुछ इफ़ेक्ट्स जो है एक्टिवेटर का, इनिबिटर का, ये सब चीज़ें अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन if you have any questions regarding to any slide or any point, you can easily ask on that comment section. Okay. And also we are going to upload this reference material on the Google Classroom. So if you have any questions, you can ask in that comment sections. If you really like the lecture, then you also comment on that lecture that की तुम्हाला आवडलं लेक्चर किंवा तुम्हाला समजतंय किंवा तुम्हाला नाही समजत आहे, ह्या पण गोष्टी आम्हाला कळू द्यात, जेणेकरून वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ फॉर यू। बिकॉज अगर आप लोग बताओगे नहीं लेक्चर कैसा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये दोनों चीज़ें बताओ, इट इज़ लाइक इंस्पिरेशन फॉर अस और मोटिवेशन फॉर अस दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ in some points. Okay, so till then, thank you.